आइए, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में चलते हैं और खास तौर पर इसके दो बहुत ही खास शहरों मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो की कुछ हैरान कर देने वाली खोजों के बारे में जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार से शुरू करेंगे, फिर वहां के अन्नागार, मोहरों और कपड़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम मशहूर नाचती हुई लड़की की मूर्ति और पशुपति की मोहर को समझेंगे, और हाँ, उस रहस्यमयी पुजारी राजा की भी बात करेंगे। आखिर में हम चन्हूदड़ो चलेंगे, जो एक तरह का इंडस्ट्रियल शहर था। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो से। और सबसे पहले हम देखेंगे उस जगह को जो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है, विशाल स्नानागार। ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले, जिसे गढ़ या सिटाडेल एरिया भी कहते हैं, वहां मिला था। ये इतना शानदार था, आप सोचिए कि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने इसे उस समय का एक अजूबा कह दिया था। और साइज की बात करें तो ये वाकई बहुत बड़ा था। जरा अंदाजा लगाइए, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा। उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के ऐसा कुछ बना लेना वाकई एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल था। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं था। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। पानी कहाँ से आता था? पास में ही एक कुआं था, वहां से। और तो और इसके पास एक कॉलेज या पुरोहितों के रहने की जगह के भी सबूत मिले हैं। मतलब साफ है, ये जगह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जरूरी सामुदायिक या धार्मिक केंद्र रही होगी। और ये बेहतरीन बनावट सिर्फ स्नानागार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा शहर ही कमाल का प्लान किया हुआ था। मोहनजोदड़ो को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक ऊंचा किला जैसा गढ़ एरिया और दूसरा निचला रिहायशी इलाका। और इन सबको जोड़ती थी एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियों की एक बेहतरीन व्यवस्था। तो ये तो हुई शहर की बनावट की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कितनी मजबूत थी। स्नानागार के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इमारत मिली है, वो है ये विशाल अन्नागार, यानी कि एक बहुत बड़ा गोदाम। इसके होने का सीधा मतलब है कि शहर के पास इतने संसाधन थे, खासकर अनाज, कि उन्हें जमा करके रखने और मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी जगह की जरूरत पड़ती थी। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। ये इतना विशाल तो था, हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के बराबर, लेकिन जब खुदाई हुई तो इसके अंदर से अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। तो फिर सवाल उठता है कि इसका असली इस्तेमाल क्या था। ये एक ऐसा राज है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। अन्नागार के अलावा भी कई चीजें मिली हैं जो इनकी मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि बुने हुए सूती कपड़े का सबसे पुराना सबूत, जिसकी जड़ें मेहरगढ़ तक जाती हैं। कुछ मोहरें भी मिली हैं। एक पर तो एक अच्छी खासी नाव बनी हुई है। एक और मोहर पर 7 लोग एक लाइन में खड़े हैं। ये सब देखकर लगता है कि उनका व्यापार दूर दूर तक, शायद सुमेर, ग्रीस और मिस्र की सभ्यताओं तक भी फैला हुआ था। अच्छा, अब जरा नजर डालते हैं उन कलाकृतियों पर जो हमें उस दौर की कला, टेक्नोलॉजी और उनके धार्मिक विश्वासों की एक झलक देती हैं। वैसे यहां से घोड़े की हड्डियां और एक बड़ी ईंटों की इमारत भी मिली है। और ये है वो मशहूर मूर्ति, डांसिंग गर्ल या नृत्य करती लड़की। कांसे की बनी ये मूर्ति शहर के पूर्वी यानी रिहायशी इलाके में मिली थी। ये उस वक्त के मेटल वर्क का एक नायाब नमूना है। और जानते हैं इसे बनाया कैसे गया था? इसे लॉस्ट वैक्स या मधुच्छिष्ट विधि से बनाया गया था। इसमें पहले मोम का मॉडल बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे गर्म करते हैं। मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और खाली जगह में पिघला हुआ कांसा भर देते हैं। बाद में मिट्टी को तोड़कर मूर्ति निकाल लेते हैं। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में कितनी एडवांस रही होगी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने माहिर कारीगर थे। अब आते हैं इस मुहर पर। ये बेहद बेहद जरूरी है। इसे पशुपति सील कहते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये शायद शैव धर्म के शुरुआती रूप का सबूत हो सकता है, जिसमें पशुपति नाम के एक देवता की पूजा होती थी। चलिए इस मुहर को जरा और गौर से देखते हैं। बीच में जो आकृति बैठी है, उसके सिर पर 3 सींगों वाला एक मुकुट है और वो चारों तरफ से जानवरों से घिरी हुई है। बाईं तरफ एक बाघ और एक हाथी हैं, दाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा, और नीचे आसन के पास 2 हिरण भी हैं। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स इतिहासकारों के लिए बहुत बड़े सुराग हैं। और अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की शायद सबसे रहस्यमयी कलाकृति की, जिसे हम प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा के नाम से जानते हैं।
स्टीएटाइट नाम के पत्थर से बनी ये मूर्ति एक ऐसे इंसान की है जिसका रुतबा बहुत ऊंचा रहा होगा। उनके कपड़े पहनने का तरीका और चेहरे पर जो शांत भाव है, उसे देखकर इतिहासकारों को लगता है कि ये या तो कोई शासक थे या फिर कोई बहुत बड़े पुजारी। जरा इसकी बारीकियों पर नजर डालिए। कितनी करीने से तराशी हुई दाढ़ी है। कंधे पर एक शॉल है जिस पर डिजाइन बना हुआ है। दाहिने हाथ पर एक तावीज या बाजूबंद जैसा कुछ पहना है और आंखें आधी बंद हैं, जैसे ध्यान में हो, और नजर नाक की नोक पर टिकी हो। ये सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है जो बहुत शक्तिशाली और सम्मानित रहा होगा। मोहनजोदड़ो से जुड़ा एक और गहरा राज है, उसके अंत का राज। सबूत बताते हैं कि इस शहर को एक नहीं 7 बार बसाया और उजाड़ा गया था। और सबसे अजीब बात यह है कि शहर में लाशें तो मिली, पर कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस शहर का अंत किसी भयानक त्रासदी में हुआ था? चलिए अब मोहनजोदड़ो से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और एक और जरूरी शहर को देखते हैं, चन्हुदड़ो। हो सकता है ये शहर मोहनजोदड़ो जितना बड़ा ना हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस की तरह था। इसकी खोज ननी गोपाल मजूमदार ने की थी और बाद में 1938 में अर्नेस्ट मैके ने यहाँ खुदाई करवाई। ये सिंधु नदी के बाएं किनारे पर था। इसे औद्योगिक शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह का प्रोडक्शन हब था। यहाँ कारीगर मनके, मोहरें और दूसरी कई चीजें बनाते थे। ये शहर पूरी सिंधु घाटी के बड़े व्यापार नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा था। तो ये सारी खोजें हमें उस प्राचीन सभ्यता की एक शानदार झलक तो देती हैं, पर साथ ही कई सवाल भी खड़े कर देती हैं। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इतने बेहतरीन शहर बसाए? उनकी पूरी कहानी क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक गायब कैसे हो गए? ये वो रहस्य हैं जिनके जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। और शायद ये खामोश खंडहर अपने अंदर और भी न जाने कितने राज छिपाए हुए हैं।